So now we are coming to the second part of this video, that is corporate accounting BCom ऑनर्स के लिए, जो कि हम यूनिट 4 से शुरू करने वाले हैं बिकॉज यूनिट 1, 2 एंड 3 हम पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 2 नाउ. और यूनिट 4 का हमारा नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है दो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आपका, एक तो आपका जो 17 जुलाई का पेपर है वो, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर होने वाला है 17 जुलाई को, एंड सेकंड यू हैव इज 22 मतलब 22 जुलाई. तो ये दोनों दिन जो है ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है. तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 4 एंड इसका हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि क्या प्रोसेस होता है एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. मतलब कि प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस जो टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं फॉलोइंग स्टेप्स. नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट. सो जो कंपनी है जो इन्वॉल्व करती है, नेगोशिएट करती है टर्म्स ऑफ द अमालगमेशन में, एंड इंक्लूड करती है एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अदर कंडीशंस. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमालगमेशन स्कीम. सो जो स्कीम होती है, ये वाली जो अमालगमेशन की स्कीम होती है, प्रिपेयर की जाती है एंड अप्रूव की जाती है बाय द बोर्ड्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व. और ये आउटलाइन करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अमालगमेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो जो अमालगमेशन के जो है ये अकाउंट किया जाता है फॉर यूजिंग द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और द परचेज मेथड. अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है एंड जो रिजर्व्स है ऑफ अमालगमेटिंग कंपनीज, उन्हें कंबाइन किया जाता है एंड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट्स अंडर द परचेज मेथड. एंड जो अमालगमेटिंग कंपनीज है उनको ट्रीट किया जाता है एज बीइंग एक्वायर्ड एंड देयर एसेट्स जो है उनको जो लायबिलिटीज है आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स. सो जो स्कीम होती है अमालगमेशन की वो प्रेजेंट की जाती है टू द शेयर होल्डर्स, उनके सामने प्रेजेंट की जाती है एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो उसे अप्रूव करती है. जैसे ही वो अप्रूव हो जाती है उसे जो है एक इफेक्टिव वे में आगे वर्क प्रोसेस में यूज किया जाता है. नेक्स्ट यू हैव इज इंटीग्रेशन एंड पोस्ट अमालगमेशन एक्टिविटीज. सो जैसे जो अमालगमेशन के ये हो जाता है प्रोसेस, जो कंपनी जो है इंटीग्रेट करती है देयर ऑपरेशंस, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. दे आल्सो अंडरटेक नेसेसरी पोस्ट अमालगमेशन एक्टिविटीज, जैसे कि अपडेट करना लीगल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एंड नोटिफाई करना स्टेक होल्डर्स को. Coming to the next question now, what is internal reconstruction and what are the accounting implications? So पहले तो internal reconstruction क्या होता है. So internal reconstruction जो है वो इन्वॉल्व करता है reorganizing the capital structure of a company without liquidating or winding it up. मतलब कि ज्यादा कंपनी को ज्यादा कहते हैं ना, एक टाइप से छोड़ना है नहीं है उसे, या फिर ये नहीं है किसी और के हाथ में दे दो आप उसे, और उसको जो धीरे धीरे करके लिक्विड वगैरह ऐसा करना, मतलब ज्यादा लिक्विडिटी वगैरह नहीं आनी चाहिए उसमें. और इसमें जो हम एक टाइप से रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स को. एंड इसमें अगर हम बात करें, यूजुअली जो है वो डन मतलब किया जाता है टू एड्रेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, रिड्यूस डेब्ट और इम्प्रूव द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस है, उसमें कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है जो कि इंक्लूड करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. जो कंपनी जो है वो रिड्यूस करती है अपने शेयर कैपिटल को और वह एलिमिनेट करती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को और एडजस्ट इट टू अ मोर सस्टेनेबल लेवल. जो रिडक्शन है वो काउंट किया जाता है फॉर बाय रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कन्वर्जन होता है, जो हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है डेब्ट को इनटू इक्विटी. दैट इज कि जो कंपनी जो है वो कन्वर्ट करती है अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस को, सच एज लोन्स को, अपने डिबेंचर्स को इनटू इक्विटी शेयर्स. कि वो क्या करती है, जो भी अपने लोन्स वगैरह जब भी होते हैं वो अपनी इक्विटी देना शुरू कर देती है. और जो डेब्ट होता है वो काउंट किया जाता है फॉर एन एक्सटिंग्विश्ड एंड इक्विटी जो शेयर्स है वो इशू किए जाते हैं इन इट्स प्लेस, रिफ्लेक्टिंग द कन्वर्सेशन रेशियो. एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स. सो जो कंपनी जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिजर्व्स को, सच एज अ जनरल रिजर्व और रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू एब्जॉर्ब लॉसेस और रिस्ट्रक्चर इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब कि एक टाइप से हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी का कुछ रिजर्व्स वगैरह है तो उसे बाद में एक जब वो चाहती है, मतलब जब उसको लगता है कि हाँ ये सही समय है, इस समय वो अपने लॉसेस वगैरह को सही मेंटेन कर सकती है, तो वो उस समय उन चीजों को, रिजर्व्स को यूज कर सकती है. और जो एडजस्टमेंट्स है वो रिकॉर्ड की जाती है बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट्स बिटवीन रिजर्व अकाउंट्स और थ्रू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स. नेक्स्ट वी हैव इज
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो जो कंपनी जो है उसको प्रोवाइड करना होता है एक डिटेल डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो इंक्लूड करता है रीजंस, मेथड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5। सो यूनिट 5 हमारी है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से की प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। सो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो गाइड करती है सेवरल की प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि एक्रूअल बेसिस जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर जो रेवेन्यूज है एंड जो एक्सपेंसेस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड उन्हें अर्न किया जाता है और इनकर्ड किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। नेक्स्ट वी हैव इज मटेरियलिटी, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको इंक्लूड किया जाता है इंफॉर्मेशन, जैसे शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट इज मटेरियल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और जो मटेरियलिटी होती है ये असेस की जाती है बेस्ड ऑन द नेचर, साइज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इज कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था, तो ये तो आप प्रीवियस वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हो और वरना इसको आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप पिछली वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाउ डज इट एनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि क्या रोल होता है एक तो ऑडिटर का जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एंड कैसे वो जो एनहेंस करते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो जो ऑडिटर है वो एक प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि उनका रोल क्या क्या होता है इसमें ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो जो ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड अंडरलाई रिकॉर्ड्स को एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो असेस कर सके देयर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर ओवरऑल फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट वी हैव इज एश्योरेंस ऑफ रिलायबिलिटी। सो जो एश्योरेंस ऑफ रिलायबिलिटी में क्या इंक्लूड होता है, दैट इज कि जो ऑडिटर है वो प्रोवाइड करता है एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स, इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड रेगुलेटर्स, जिसमें जो रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये एनहेंस करते हैं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब कि इससे जो कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि आपको ये अश्योर कर रहा है कि जो कंपनी बता रही है वो सच है, वो सच्चाई है एंड इसमें कोई भी जो शेयर होल्डर वगैरह उसको कोई डाउट वगैरह नहीं रहता है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो इससे हमारे को जो है एक तो एरर वगैरह के में पता चल सकता है, फ्रॉड्स के में पता चल सकता है कि जो ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे एनी मटेरियल एरर्स, मिस स्टेटमेंट्स और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट सच इश्यूज and report them to the company's management and audit committee. Next we have is compliance with legal and regulatory requirements. So जो auditor है वो ensure करता है कि जो financial statements है वो comply करे with the applicable legal and regulatory requirements including accounting standards, company law and taxation regulations. आ जाते अपने लास्ट पे, that is independent opinion. So जो auditor होता है वो issue करता है एक audit report और जिसमें इंक्लूड होता है देयर ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो प्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। और ये जो ओपिनियन है लाइक ये जो ओपिनियन होता है वो ऐड करता है क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय स्टेक होल्डर्स। ओवरऑल अगर हम बात करें जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर का जो रोल होता है वो एनहांस करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। With this we are ending this video here only. हमने टोटल 2 वीडियोस इसमें बनाई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि हमारी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ऑल्सो ये एक चीज याद रखना है कि आपका पेपर 2 दिन है, दैट इज एक तो 17 तारीख को पेपर है, तो अपने डेट के एग्जाम हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हो। 17 जुलाई को अगर आपका पेपर है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो एंड अगर आपका पेपर 22 जुलाई को है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों ही बच्चों के लिए, मतलब दोनों जिस भी दिन आपका पेपर है दोनों ही दिन के लिए आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पार्ट 1 भी देखना, पार्ट 2 भी देखना और दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे एंड अगर आपको कमेंट्स में भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं
और कोई अगर आपको पेपर की वीडियो चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाय बाय।